वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IITians ग्रोइंग। मेरा नाम गौतम कुमार है और मैं फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ IIT धनबाद का। आज हम दक्ष से बात करेंगे कि उन्होंने IIT JEE की तैयारी कैसे की। मेरा नाम दक्ष दीक्षित है। मैं पलवल हरियाणा से हूँ और मैं IIT धनबाद फर्स्ट ईयर CS में हूँ। तो अब हम जानेंगे कि इन्हें IIT के बारे में कब पता चला, किस क्लास में इन्हें IIT के बारे में पता चला। मुझे IIT के बारे में 10th के एंड में पता चला था और उसके बाद मैंने वहाँ पे एक हमारा स्कूल था जिसके अंदर कोचिंग देते थे, वहाँ से कोचिंग ली थी। और आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी? नाइन्थ में कर दी थी या 11th से शुरू करी थी? मुझे पता 10th के एंड में चला था, इसलिए मैंने 11th से शुरू करी थी। और आपके प्रिपरेशन में बैकलॉग हर किसी की समस्या होती है, हर किसी JEE एस्पिरेंट की। तो आपने बैकलॉग को कैसे सोल्व किया था अपनी प्रिपरेशन में? मेरे अनुसार तो बैकलॉग को सॉल्व करना ही क्या, अगर उनको सॉल्व करने जाते हैं तो और आगे बैकलॉग बन जाते हैं। अगर कोई रह गया तो उसको बाद में देख लेना, इससे अच्छा तो जो अभी चल रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। तो आपको प्रेजेंट पर ही फोकस करना चाहिए। जो चैप्टर बैकलॉग में है उन्हें बाद को अलग टाइम निकाल कर पढ़ना चाहिए। और हम अब जानेंगे मैथ्स के लिए इन्होंने किस तरीके से तैयारी की, क्योंकि इनकी JEE मेन में मैथ्स में 99.85 परसेंटाइल है। मैथ्स के लिए JEE मेंस में तो खासकर स्पीड और एक्यूरेसी डिपेंड करती है। जब आप और ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता कि आप वैसे कितने क्वेश्चन ट्राई करते हो। आपको पेपर टेम्परामेंट अच्छी होनी चाहिए, आपको पेपर के वक्त से ज़्यादा अच्छे वैसे क्वेश्चन करने आने चाहिए। मतलब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना चाहिए, अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, अच्छा, जैसे मतलब पहले किसी क्वेश्चन को देखने के बाद कंसेप्ट जरूरी है। उस कंसेप्ट को सोचना चाहिए, वो कौन से से बना है, और 2 मिनट रुक जाए बेशक, और सोचना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व होगा पेन पेपर चलाने से पहले। और आपने अपनी JEE प्रिपरेशन में कौन कौन सी मिस्टेक करी जो आने वाले JEE एस्पिरेंट ना करें, तो उनकी भी अच्छी रैंक आ पाए? मैंने अपनी JEE प्रिपरेशन में एक तो मैंने गेम की जो लत लगी थी उसकी वजह से शुरू में दिक्कत आई थी बहुत, लेकिन फिर मैंने उसको ओवरकम कर लिया था। शुरू 11th के शुरू के 2-3 महीने मेरा गेम में ही चला गया था और उस वजह से ऑनलाइन क्लास चलती थी तो मेरे घर वाले तो स्कूल चले जाते थे, इसलिए मैं गेम्स में इन्वॉल्व था। तो उस वजह से दिक्कत आई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ओवरकम कर लिया मैंने उसको, बाद में जब समझ आ रहा था। अगर आपको भी अंडर 1000 रैंक चाहिए तो आपको भी 11th में शुरू से ही प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि अगर आपने 2-3 महीने भी वेस्ट किए तो आपकी रैंक बहुत पीछे हो सकती है। और अब हम जानेंगे कि लास्ट के जो 4 महीने इंपॉर्टेंट होते हैं JEE मेन से पहले और JEE एडवांस से 2 महीने पहले, उसमें आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी थी, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया था? जैसे कि JEE मेन से पहले तो मतलब मेरे फिजिक्स मैथ्स तो ठीक थी पहले से ही, लेकिन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक थी। मतलब मेरे 20-30 नंबर ही आते थे केमिस्ट्री में, हाईएस्ट मेरे 40-42 गए थे पहले। लेकिन उसके बाद जो JEE मेंस से 1 महीना पहले था, जब एक साथ JEE मेंस की डेट आई थी, जैसे कि उसके बाद फिर मैंने शुरू करी थी केमिस्ट्री की तैयारी। तो मैंने जैसे एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, मुझे भी आई थी। तो ना फिर मैंने उसकी जो NCERT थी मेंस में लगभग, और एडवांस में भी NCERT से बहुत ज़्यादा रिलेटेड आता है। मतलब उन रिएक्शंस को NCERT में जो उनको डीप में पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, और मेंस के लिए तो उन्हीं रिएक्शंस को पढ़ लो, ठीक ठाक काम चल जाता है। तो मैंने उनको पढ़ा था और नोट्स बनाए थे NCERT से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और उसके बाद जो एडवांस का टाइम था, लेकिन जो मेरी ज़्यादा बड़ी गलती थी वो मेंस के बाद मैंने एडवांस के लिए छोड़ दी थी तैयारी बिल्कुल। बहुत टाइम बर्बाद कर दिया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना मुझे IIT का फिर इतना ज़्यादा शौक नहीं रहा था। मुझे IIIT हैदराबाद की तरफ इंक्लाइंड हो गया था मैं। तो बहुत से JEE एस्पिरेंट पूछते हैं कि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो पीछे के चैप्टर याद नहीं करते, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर। क्या आपने वो अपनी JEE प्रिपरेशन में याद किए थे? जो ये बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स हैं यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आखिरी में। जैसे मेन से पहले जैसे और सारे चैप्टर ऐसे हैं, बड़े बड़े एल्डिहाइड कीटोन या फिर एराइड्स, ये सब को आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी। बल्कि जो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। याद कर लोगे तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है यार किसी से।
हाँ, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर होते हैं कि इनसे अगर आपको याद है क्वेश्चन तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा जेईई मेन में सोल्व करने में। तो हम पूछते हैं कि नोट्स कितने इंपॉर्टेंस हैं हमारी जेईई प्रिपरेशन में। जैसे कि हमारे वहाँ तो नोट्स, मैंने तो नोट्स ही प्योरली ज़्यादा तैयारी करी थी, और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कुछ हमारे जो मॉड्यूल्स थे वहाँ के वो यूज़ करे थे। तो लेकिन आप वैसे कम करो, लेकिन उसको एक अच्छे तरीके से करना चाहिए। वही बात है, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो वहाँ पे जाके तो कर नहीं पाते उनको सॉल्व। इसलिए ज़्यादा फोकस कंसेप्ट समझने पे ध्यान देना चाहिए। जब आपकी रैंक आई होगी 3000 के लगभग एडवांस में, तो आपने, सबका सपना होता है कि आईआईटी बॉम्बे जाना है, तो आपके मन में भी आईआईटी बॉम्बे चूज़ करने को आया होगा, तो आपने आईआईटी धनबाद ही क्यों चूज़ की? क्योंकि मेरे मन में आया था आईआईटी बॉम्बे जाने का, मैं भी चाहता था उसमें जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई अगर मैं आईआईटी बॉम्बे में चला गया तो मुझे वहां जाके और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रांच चेंज भी बंद हो गई थी, क्योंकि मुझे वहाँ एक अच्छी ब्रांचें मिल रही थी, सर्किटल ब्रांचेस। इसलिए मैंने आईआईटी धनबाद भी एक बहुत पुराना आईआईटी है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ बहुत सारे क्लब्स हैं, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स हैं, और यहाँ की लाइब्रेरी भी एशियाज़ बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट टेक्निकल लाइब्रेरी है। इस ये भी बहुत ज़्यादा ऑसम है, आईआईटी बॉम्बे की को भी कम्पीट करेगा आगे जाके। इसलिए मैंने आईआईटी धनबाद में, और मुझे सीएस मिली थी, इसलिए मैंने उसको चूज़ करना प्रेफर करा। मैंने भी इसलिए आईआईटी धनबाद ही चूज़ करी थी क्योंकि इसका एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत तगड़ा है। तो अब सभी जे एस्पिरेंट को काउंसलिंग के समय पर बहुत दिक्कत होती है कि जैसे इन्हें भी एनआईटी सूरतकल में सीएस मिल रही थी और आईआईटी जो ऊपर की टॉप 7 में उनमें नहीं मिल रही थी, तो आपने कैसे इसे वो करा कि मुझे आईआईटी में ही जाना है? मैंने तो ये सोचा था कि भाई अगर एनआईटी सूरतकल की प्लेसमेंट वाइज और वैसे वो एक अच्छी बहुत एनआईटी है, बहुत ऑसम एनआईटीज़ हैं, टॉप 5 जो टॉप 3 हैं एटलीस्ट, वो तो टॉप 5 आईआईटीज़ के बराबर ही हैं प्लेसमेंट वाइज, क्लब्स वाइज। लेकिन जो फिर मैंने देखा कि अगर एनआईटी चले जाते हैं ना तो फिर वो एनआईटी की इतनी वैल्यू नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एडवांस में भी मेरी ठीक रैंक गई थी, तो इसलिए मैंने आईआईटी को ही चूज़ करना प्रेफर करा। हाँ, कभी भी आप अब ऐसी गलती ना करें कि आप एनआईटी चूज़ कर लें। आपको आईआईटी को ही पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए, उसके बाद आपको एनआईटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब हम पूछते हैं एडवांस से पहले जो 1-1.5 महीना मिला था अपन को, उसमें आपने कौन सी बुक सोल्व करी थी और किस तरीके से प्रिपरेशन करी थी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने उसके बाद बहुत कम पढ़ाई करी थी, उस वजह से, क्योंकि मुझे चौपाटी हैदराबाद की तरफ इंक्लाइनेशन था, तो उस बीच में तो मैं ज़्यादा बुक सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन जो उससे पहले का टाइम था उसमें मैंने आपको बताया ना कि मॉड्यूल्स वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनमें वो स्पेसिफाइड होते हैं, उनमें एक ही टाइप के 10-10 क्वेश्चन नहीं आते, उनमें हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बुक्स में अगर 100 क्वेश्चन है तो 10 ही टाइप के होंगे, और मॉड्यूल के अंदर 100 क्वेश्चन है तो 90 टाइप के होंगे ही होंगे, तो इसलिए मॉड्यूल को ज़्यादा। और हम पूछेंगे कि हम किसी भी टीचर से पूछ लें, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा टेस्ट ज़रूरी हैं। तो हम पूछते हैं कि इन्होंने कितने महीने में कितने टेस्ट दिए थे और लगातार टेस्ट दिए थे या नहीं? जैसे कि मैंने जो मेंस के बाद हुआ था, उसके बाद मैंने मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के बाद मैंने लगभग 21 मॉक टेस्ट दिए थे एडवांस लेवल के। और मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक सप्ते में लगभग 3 भी थे, कभी कभी 2 भी थे एक सप्ते में। वैसे एक परफेक्ट साइकिल 2 होनी चाहिए, तभी मॉक टेस्ट को एनालाइज करवाते हैं, और एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालाइज से असली गलतियों का पता चलता है। हाँ, हमें मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देना तो ज़रूरी है पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका एनालिसिस करना, क्योंकि तब आप एनालिसिस करेंगे तभी आप अपनी गलतियों को ढूंढ पाएंगे और तभी आप उन्हें करेक्ट कर पाएंगे। तो हम पूछते हैं कि जब इनकी जो एडवांस में रैंक आई थी कंप्यूटर पर कि 3000, तो आप इन्हें कितनी खुशी हुई थी, कैसा महसूस हुआ था तब? जैसे कि मेरा एडवांस का पेपर ख़राब लग रहा था, मुझे बहुत गया है, इसलिए मुझे एक्सपेक्टेशन 6000 के आसपास की थी। लेकिन जब 3000 आई तो मुझे एक अलग ही लेवल की खुशी हुई थी, और घर वालों को भी बहुत खुशी हुई थी। तो उस मोमेंट के लिए पढ़ाई करना चाहिए, वो बहुत अच्छा मोमेंट होता है। और आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे आने वाले जे एस्पिरेंट को जो उनकी हेल्प कर सके? मैं तो बस मेनली ये कहना चाहूँगा कि मेंस के ऊपर प्योरली फोकस नहीं करना चाहिए, खासकर एडवांस के ऊपर फोकस रखो। मेंस में तो एक ठीक ठाक रैंक आ जाए, मेंस तो 1 महीने पहले पढ़ के भी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। जैसे मेरी 1700 रैंक आई थी मेंस के अंदर,
तो मेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। और एडवांस के अभी मतलब 11th से और 12th से तो एक अच्छी रिगोरसली सॉल्व करने चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छी रैंक आ सकती है। और जो मेंस के बाद जो एडवांस का गैप है, उसमें बच्चों को लगता है उसमें पढ़ लेंगे, उसमें पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे, इसलिए उसमें मॉक टेस्ट ही देते हैं, बस मॉक टेस्ट ही। तो इसलिए आपको पहले अपना सिलेबस तैयार कर रखना चाहिए। ऐसे ही अमेजिंग आईआईटी स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसे ही पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे अपने चैनल पर।